हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, क्षेत्रमिति का यह हमारा तीसरा वीडियो है। आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही खास होने वाला है, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। देखिए, मैंने क्षेत्रमिति में त्रिभुज पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसके बाद चतुर्भुज पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए त्रिभुज चतुर्भुज को छोड़ना अच्छा नहीं है। इसीलिए त्रिभुज और चतुर्भुज को जो है पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है आपके जीवन से रिलेटेड, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि वृत्त पर आधारित आज का वीडियो है। तो वृत्त के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सभी पार्टों के नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो लाल वाला बटन दे के नहीं, क्योंकि लाल वाला जो बटन था पहले वो हट गया है, अब वो बटन जो है वो काला आ गया है। ठीक है। काला के ऊपर जो है आपको वाइट कलर में लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उसको दबाकर जो है आपको सब्सक्राइब करना है। अगर कर लिए हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा वो बटन। ठीक है। अगर नहीं किए हैं तब आपको वो रेड कलर का ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा देना है, और जो नोटिफिकेशन का जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमने वृत्त लिया है कि वृत्त किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं, वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। मैंने वृत्त के कुछ विभिन्न भाग के बारे में यहाँ पर लिखा है। एक सर्कल तैयार किया है, गोलाकार एक रेखा दिया है जो कि एकदम राउंड में जो है बंधा हुआ है। ठीक है। राउंड में कुछ एरिया को अपने अंदर जो है कवर करके रखा हुआ है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, वृत्त किसे कहते हैं, तो परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो भाई परिधि किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी आप एक रेखा ले लीजिए। ठीक है। एक रेखा लीजिए, लेकिन वो रेखा जो है एक राउंड फिगर में होना चाहिए, एक राउंड में होना चाहिए। ठीक है। राउंड में होना चाहिए, और राउंड बना के एकदम गोल, एकदम राउंड बना के जो है कुछ एरिया को अपने अंदर जो है कवर कर ले, घेर ले, उसी रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है। मतलब एक गोलाकार, मतलब गोलाकार नहीं, इसको वृत्त के आकार बोलते हैं हम लोग। ठीक है। समझ लीजिए ना, गोल के आकार में है ये, तो एक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार आकार बनाने वाली आकृति को ही, रेखा को ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है। और परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये परिधि है, ये जो साइड का रेखा है ना, साइड का रेखा काला काला जो दिख रहा है आपको, यही है परिधि। ठीक है। इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि। ठीक है। और इसी परिधि से जो एरिया घिरा गया है बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। मतलब परिधि से जो क्षेत्र घिरा गया है उस क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। क्लियर है। देखिए, परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। तो परिधि किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार आकार बनाने वाली आकृति को हम परिधि कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं, देखिए वृत्त के पूरे बीच में स्थित वह बिंदु, केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। तो वृत्त के, ये वृत्त है मान लीजिए, इसके पूरे बीचों बीच में स्थित वह बिंदु जहाँ से हर एक साइड परिधि की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से, ये परिधि है, साइड वाला रेखा परिधि है, तो आप यहाँ से यहाँ पर दूरी नापिए। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ दूरी नापिए, फिर यहाँ से यहाँ दूरी नापिए, फिर यहाँ से इधर, यानी कि किसी भी साइड आप परिधि तक जो है केंद्र से दूरी नापिएगा तो समान होना चाहिए, तभी ये केंद्र कहलाएगा। मतलब वृत्त के बीच में स्थित वह बिंदु जहाँ से हर एक साइड परिधि की दूरी एक समान ही आता हो, उसी बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं या केंद्र कहते हैं। क्लियर है। इसमें केंद्र आपको ये है, और यहाँ से किसी भी साइड अगर आप नापिएगा परिधि की दूरी तो एक समान ही आएगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिज्या की। देखिए, केंद्र के ये बिंदु है, केंद्र वाला बिंदु, केंद्र से किसी एक साइड परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
जैसे कि ये केंद्रक है, ये वाला केंद्रक है, ठीक है, और ये परिधि है। तो केंद्र से हम क्या किए हैं, परिधि को मिला दिए हैं एक रेखा से। तो ये जो रेखा कहलाएगा यही कहलाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, याद रखिएगा। इसको स्मॉल r से सूचित करते हैं त्रिज्या को, ठीक है। माने केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से किसी भी साइड आप मिला सकते हो, किसी भी साइड आप मिला दो तो ये रेखा जो है क्या कहलाएगा, उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और इसे स्मॉल r से सूचित करते हैं त्रिज्या को, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं व्यास की। व्यास की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं, व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का पूरा खेल जो है वो व्यास और त्रिज्या पर ही आधारित है। तो त्रिज्या तो समझ गए हैं आप कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। फिर व्यास किसे कहते हैं, तो देखिए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वैसी रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखा जो दोनों साइड परिधि को, ये परिधि इसका है, दोनों ओर परिधि को स्पर्श करे यानी कि छुए। देखिए, केंद्र से होकर जाने वाली वैसी सीधी रेखा, वैसी रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखा, जैसे केंद्र है ये, अब इससे होकर एक रेखा को गुजारेंगे हम, लेकिन वो रेखा होना चाहिए जो दोनों साइड परिधि को टच कर जाए, एक साइड नहीं। एक साइड अगर केंद्र से रेखा खींचेगा और एक साइड अगर परिधि को छुएगा तो वो तो केवल त्रिज्या कहलाएगा ना। केंद्र से किसी एक साइड परिधि को जो मिलाइएगा जिस रेखा से, वो रेखा उस वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। व्यास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करता हो यानी कि छूता हो, ठीक है, उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डायामीटर कहते हैं और इसे स्मॉल d से सूचित करते हैं व्यास को। त्रिज्या को स्मॉल r से और व्यास को स्मॉल d से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, ये हमारा केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ देखिए एक रेखा यहाँ से यहाँ है और एक रेखा यहाँ से यहाँ है। अब बताइए, केंद्र से एक साइड परिधि को छुआती है त्रिज्या हुआ, और केंद्र से एक साइड परिधि को छुआती त्रिज्या हुआ ना। तो दोनों साइड छू लिया तो पूरे को हम कह सकते हैं व्यास। ये पूरे रेखा को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। आधा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि केंद्र से एक साइड परिधि को छुएगा तो ये पूरे रेखा का आधा ना हुआ। ये रेखा जो है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा है, ये रेखा पूरे व्यास का आधा हुआ। मतलब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो व्यास है पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें दो गो त्रिज्या है, एगो यहाँ से लेकर यहाँ तक और एगो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो गो त्रिज्या हो गया, ठीक है। चलिए, व्यास समझ में आ गया कि केंद्र से होकर जाने वाली वैसी रेखा जो दोनों साइड परिधि को छूता हो, दोनों साइड, एक साइड नहीं। एक साइड छुएगा तो गड़बड़ है, एक साइड छुएगा तो फिर उसको व्यास नहीं कर सकते हैं। दोनों ओर जो है परिधि को स्पर्श करता हो यानी कि छूता हो, उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं, उस रेखा को। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं चाप की। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, चाप को अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। चाप किसे कहते हैं, तो देखिए, वृत्त के परिधि के एक खंड या टुकड़े को चाप कहते हैं। माने वृत्त का जो परिधि है ना, परिधि, अरे भाई इसी को ना परिधि बोलते हैं। तब परिधि के एक खंड या फिर उसका एक टुकड़ा, परिधि के एक खंड को या फिर कहिए परिधि का टुकड़ा, उसी टुकड़ा को हम चाप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है पार के, जैसे कि पूरा क्या है, परिधि है ना, परिधि पूरा, और परिधि का यहाँ से मान लीजिए टुकड़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये टुकड़ा है, इसको बोलेंगे हम चाप। क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। यानी परिधि के टुकड़ा को ही चाप कहते हैं। अब उसमें से दो गो खंड बन गए, जैसे मान लीजिए ये पूरा जो है एक वृत्त है, ठीक है, और ये पूरा परिधि है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर देंगे। तो एक टुकड़ा बन गया, ये वाला बन गया, और एक टुकड़ा बन गया ये वाला, बड़ा वाला टुकड़ा बन गया, ठीक है। एक टुकड़ा बन गया ये वाला आपका, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा बन गया एक, और एक टुकड़ा ये बन गया। अब देखिए, ये टुकड़ा किसका है, परिधि का टुकड़ा है, परिधि को हम काटे हैं, तब परिधि के ही टुकड़ा को हम चाप कहते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम चाप कह सकते हैं। ये भी है चापे है, ये भी चाप है। चाप क्या लगी है,
क्योंकि ये परिधि का ही टुकड़ा है, इसीलिए इसको हम चाप कहते हैं। ठीक है, वो चाप नहीं जो केस में लगाते हैं, वो चाप नहीं समझिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें से छोटका वाला खंड हो गया तो इसको हम कहेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। छोटका वाला चाप को बोलेंगे लघु चाप और बड़का वाला को बोलेंगे दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कहते हैं बड़का वाला को, और छोटका वाला चाप को कहते हैं लघु चाप। आप टुकड़ा कीजिएगा, परिधि के टुकड़ा कीजिएगा तो छोट बड़ तो होबे करेगा ना, तो छोटका जो खंड होगा, छोटका खंड, परिधि के छोटका खंड को हम लघु चाप कहते हैं और बड़का खंड को दीर्घ चाप कहते हैं। वैसे पूछेगा परिधि के खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं, तो चाप कहते हैं। लेकिन छोटका खंड को क्या कहते हैं, तो लघु चाप, और बड़का खंड को क्या कहते हैं, तो दीर्घ चाप। क्लियर है? चाप समझ में आ गया आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं जीवा की। जीवा क्या होता है? देखिए अभी हम क्या किए हैं, चाप तैयार किए हैं। चाप तैयार किए हैं। कैसे किए हैं? तो एक परिधि था, परिधि का हम टुकड़ा कर दिए, परिधि को हम 2 टुकड़ा में काट दिए। ठीक है, तो बन गया चाप, बन गया ना। अभी जो चाप बना है ना, तो चाप के एगो मुँह ई है, एगो मुँह ई है, छोटका चाप के, और बड़का चाप के एगो मुँह ई है, एगो मुँह ई है, खुला वाला मुँह। अब इसी के मुँह को मिला दीजिए। ठीक है, चाप के जो मुंह है ना, उस मुंह को मिला दीजिए, चाप के मुंह को मिला दीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसी को जीवा, यानी कि चाप परिधि का कटा हुआ भाग, उसका जो मुंह बचेगा ना 2 उस मुंह को मिला दीजिएगा, वही कहलाएगा जीवा। ठीक है, यानी चाप के शीर्षों को, मुंह थोड़ी ना बोलिएगा, लिखिएगा शीर्ष। ये शीर्ष है, चाप का शीर्ष एगो ई है, एगो ई है, और इस चाप का शीर्ष एगो ये है और एगो ये है, दोनों को मिला दीजिए। चाप के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। चाप के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये है चाप, यहाँ से इसको हम 2 खंड में काट दिए। ठीक है, और इसके मुंह को मिला दिए तो बन गया जीवा। ठीक है, और नीचे भी हम मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ये जीवा बन गया। समझ रहे हैं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की बात करते हैं। देखिए स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना। ठीक है, तो वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को छू कर निकल जाए, वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को किसी भी साइड से छू कर निकल जाना चाहिए। छू कर, छेद कर नहीं। ठीक है, छू कर, देखिए ये छू कर है, छू कर। ठीक है, और एगो छेद कर निकल गया, तो इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये छेद कर निकल गया है। ठीक है, मैंने 2 जगह परिधि को काट दिया है ना, तो इसको हम बोलेंगे छेद कर निकल गया है, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं। लेकिन जो केवल छू कर निकला है, जो केवल परिधि को छू कर निकला है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी वृत्त के परिधि को छू कर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेखा वृत्त के परिधि को, यानी वृत्त में सीधे घुस जाए, वृत्त के अंदर सीधे घुस जाए, यानी कि 2 जगह छेद करके निकल जाए, तो उसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बात जो है क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं, स्पर्श रेखा हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए वृत्त का जो केंद्र होता है ना, वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त, ये लीजिए वृत्त। ठीक है, इसका जो केंद्र है, इस केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी चारों साइड मिलाइएगा तो 360 डिग्री पर कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब इसी को हम बंटवारा करते हैं। मान लीजिए कट कर दिए तो 180 ऊपर चला गया और 180 नीचे आ गया, है ना। और इसमें हम काट कर दिए और कट कर दिए तो 90 90 90 90, तो इस तरह से जो है कोण का बंटवारा हो जाता है। वैसे केंद्र पर जो है टोटल 360 डिग्री का कोण जो है ना बनता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से, बाहरी कोई भी बाहर में, यानी वृत्त के बाहर कोई भी स्थान पर आप एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और उस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा हमको खींचना है। स्पर्श रेखा आपको बताए हैं कि केवल छू के निकलना चाहिए, परिधि को छू के निकलना चाहिए। ठीक है, वृत्त के
परिधि को छू कर निकलना चाहिए वो रेखा, उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर मान लीजिए इसका नाम O है, ठीक है, इसका नाम A है और इसका नाम B है, मतलब O से OA रेखा और O से OB रेखा, ठीक है। तो OA और OB ये दोनों क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है जो वृत्त के दो जगह परिधि पर जो है स्पर्श कर रहा है। ये दोनों रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है ना तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा। वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है और स्पर्श रेखा की संख्या, माने किसी एक बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2। किसी एक बिंदु से यानी वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। एक बिंदु से अगर मान लीजिए आप इधरों एक बिंदु डाल देते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से भी हम स्पर्श रेखा खींचे, तो आप इस तरह से जो है ना खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, इधर से भी खींच सकते हैं आप। माने एक बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, 2 के अलावा खींचिए तो कोशिश कीजिए ना, छेदक रेखा बन गया है ना, स्पर्श रेखा नहीं बना। तो इसीलिए यहाँ पर 3 गो पॉइंट बन गया। एक पॉइंट ये बना कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है। दूसरा पॉइंट बना कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। क्लियर है। और एक पॉइंट बताए हैं कि वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण जो है ना बनता है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसी में थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर जो परिधि पर कोण बनता है ना, उस कोण का डबल होता है केंद्र का कोण। परिधि के कोण का डबल होता है केंद्र का कोण, ये बात याद रखिएगा। वैसे इस चीज़ को मैं क्वेश्चन बनाते समय जो है सॉल्व कर दूंगा। जब हम इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उस वक्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। देखिए हमने अभी वृत्त के बारे में समझा, जिसमें वृत्त किसे कहते हैं, तो परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार आकार बनाने वाली रेखा को परिधि कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं, तो वृत्त के बीच में स्थित वह बिंदु जहाँ से परिधि की दूरी हर साइड समान हो। उसके बाद त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र से किसी एक साइड परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसको स्मॉल डी आर से सूचित करते हैं। व्यास, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वैसी रेखा जो दोनों ओर परिधि को छुए उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास के अंदर 2 गो त्रिज्या होता है। क्लियर है। चलिए चाप किसे कहते हैं, तो वृत्त के परिधि के एक खंड या टुकड़े को चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के एक खंड या टुकड़े को चाप कहते हैं। छोटका खंड को लघु चाप, बड़का खंड को दीर्घ चाप कहते हैं। क्लियर है। जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त के जो चाप है ना, चाप के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की जीवा कहलाती है। क्लियर है। अब देखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वृत्त के परिधि को छू कर गुजरने वाली रेखा को वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। और किसी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं और उन दोनों की लंबाई जो है आपस में समान होती है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। इतना बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। देखिए अगर आपको वृत्त समझ में नहीं आया है तो आप इसको ठेठ भाषा में यानी अपने भाषा में लाकर थोड़ा इसको समझिए। जैसे कि आप साइकिल का पहिया देखे होंगे, साइकिल का पहिया देखे है ना, साइकिल का जो पहिया लगा होता है वो पहिया, उस पहिया में क्या क्या होता है आप थोड़ा दिमाग में लाइए तो क्या क्या होता है। तो आप देखते हुइएगा पहिया में चारों साइड से एक उजला सा लोहा का रिम रहता है ना, और बीच में एक धुरा होता है रहता है ना, और उससे धुरा से रिम में जो है कनेक्ट रहता है छोटा छोटा पतला पतला स्पॉक रहता है ना, छोटा छोटा पतला पतला जो है स्पॉक कनेक्ट रहता है, चारों साइड से कनेक्ट रहता है। ठीक है। स्पॉक रहता है जो कि धुरी से कहाँ तक रहता है, वो क्या बोलते हैं इसको, रिम के तरफ होता है। ठीक है। इसको हम रिम बोलते हैं। और ये जो धुरा है बीच का, ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, स्पॉक बोलते हैं। स्पॉक कहते हैं। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए वृत्त का भी यही फंडा है।
कि जिसको हम लोग साइकिल में धुरी कहते हैं वो हो गया हमारा केंद्र और वो पूरा बीच में रहता है, ठीक है। और जिसको हम लोग स्पॉक कहते हैं जो धुरी से कनेक्ट करता है किधर, रिम में कनेक्ट करता है, उसको हम लोग मैथ की भाषा में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और जिसको हम लोग रिम कहते हैं जो चारों साइड से लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं मैथ की भाषा में, तो उसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्लियर है। चलिए आप देखते होइएगा कि छोटका साइकिल में छोटका चक्का लगता है लेकिन बड़का साइकिल में बड़का चक्का लगता है। तो एक बात उसमें ध्यान दीजिएगा कि छोटका पहिया का जो स्पॉक होगा वो बड़का पहिया के स्पॉक में नहीं लगेगा। स्पॉक जब लगाता रहेगा साइकिल वाला तो देखिएगा कि 10 को 20 को 50 को बहुत सारा स्पॉक लगता है उसमें। तो जितना भी स्पॉक लगाता है वो सब एकदम नाप के लगाता है, एक समान स्पॉक लगाता है। ऐसा नहीं कि कोई लगा दिया इतने बर के स्पॉक, कोई लगा दिया इतने बर के स्पॉक, है ना। एक समान स्पॉक लगाएगा एगो पहिया में। छोटका साइकिल में छोटका पहिया जो होगा उसका स्पॉक अलग साइज का आएगा, लेकिन याद रखिएगा एक पहिया का अगर एक पहिया में 50 गो स्पॉक लगता है तब 50वें स्पॉक जो है एक ही साइज का होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई एगो वृत्त के अंदर यानी कि जब एगो पहिया है तो उसमें सब एक ही रंग का स्पॉक लगेगा। तो भाई स्पॉक क्या है, तो स्पॉक है त्रिज्या। क्या है स्पॉक, तो स्पॉक हमारा त्रिज्या है। तो यानी कि एक पहिया का सभी स्पॉक आपस में क्या होता है, समान होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक वृत्त का सभी त्रिज्या आपस में समान लंबाई का होता है। समझ रहे हैं ना। और त्रिज्या जो है एक वृत्त के अंदर कितना हो सकता है लेकिन सब त्रिज्या आपस में समान होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बड़का साइकिल में। तो बड़का साइकिल का त्रिज्या अलग, चक्का अलग साइज का होता है तो उसका त्रिज्या अलग माप का। अब आप कहिएगा कथी कि दो गो वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होता है। आप कहिएगा कि दो गो वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होता है तो कैसे होगा जी, कैसे होगा। आप देखते होइएगा छोटका साइकिल में छोटका पहिया, बड़का साइकिल में बड़का पहिया। तो क्या छोटका का स्पॉक बड़का के स्पॉक में लग जाएगा, न लगेगा। दोनों का स्पॉक अलग अलग साइज का होगा। तो वही रीजन यहाँ पर है ना कि इसका भी स्पॉक अलग है, छोटका का स्पॉक अलग होगा यानी कि छोटका की त्रिज्या बड़का की त्रिज्या अलग। हाँ ये कह सकते हैं कि इसका सब त्रिज्या आपस में समान और इसका सब त्रिज्या आपस में समान है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इससे आगे की ओर। दोस्तों अब जो चित्र मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस चित्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उस चित्र को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उस चित्र को आप बार बार देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए आपको इन सभी चित्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस चित्र पर बात कर लेते हैं। पहले देखिए इसमें से एक चित्र है त्रिज्याखंड का, ठीक है, त्रिज्याखंड का। देखिए इस चित्र को जो हम बनाए हैं इसमें कैसे बनाए हैं, तो एक वृत्त पारे थे, वृत्त में ये केंद्र था, केंद्र से दो गो हम त्रिज्या खींचे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। जब ये दो त्रिज्या हम खींचे हैं तभी ये वृत्त जो है पूरा दो खंड में बट गया है ना। एक खंड बन गया ये वाला पेंटिंग वाला भाग और एक खंड बन गया ये वाला भाग, ठीक है। दो खंड में ये बट गया है। तो ये जो दो खंड में वृत्त बटा है, पहले वृत्त था लेकिन ये दो खंड में बटा है। किसके कारण बटा है, तो त्रिज्या के कारण बटा है। त्रिज्या इसको मिलकर दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसीलिए इस टुकड़ा को हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, ठीक है। यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं कि वृत्त के दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है, उसे हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। उस खंड को हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। अब जो छोटका वाला खंड है, छोटका वाला खंड जो बन रहा है इसको हम लघु त्रिज्याखंड कहते हैं या फिर सीधे त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। और जो बड़ा वाला खंड बन रहा है इसमें से उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। देखिए बड़ा वाला में दीर्घ लगाना है और छोटा वाला में लघु लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। दो त्रिज्याखंड में से छोटका वाले खंड को लघु त्रिज्याखंड, बड़ा वाले खंड को दीर्घ त्रिज्याखंड। और यहाँ पर जो है ये पूरे केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब ये दो खंड में बट गया तो उसमें से निचका वाला एक अलग खंड बना तो इसका कोण अलग हो जाएगा और फिर बड़का जो बना है उसका कोण अलग हो जाएगा। 360 में से ये बटेगा और कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर रह जाएगा। क्लियर है। चलिए त्रिज्याखंड समझ में आ गया आपको। इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्या के द्वारा दो खंड में विभाजित किया गया है, इसीलिए त्रिज्याखंड कहेंगे। छोटका वाले खंड को लघु त्रिज्याखंड, बड़ा वाले खंड को दीर्घ त्रिज्याखंड। अब बात करते हैं इस चित्र के बारे में। देखिए इस चित्र में पूरे एक वृत्त था, पहले ये पूरा एक वृत्त था, ठीक है, पूरा एक वृत्त था। इसमें हम क्या किए हैं, इसको हम इसके परिधि को दो टुकड़ा में बांट दिए हैं, ठीक है, दो टुकड़ा में काट दिए हैं। और काटने के बाद जो चाप में बट गया है, दो गो चाप में, तो इस चाप के मुंह को हम मिला दिए हैं।
चाप के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं ना। जब ये चाप के शीर्षों को, देखिए ये जीवा परिधि था, इस परिधि को हम दो टुकड़ा में काट के, तो ये दो गो चाप में बट गया, एगो छोटका चाप एगो बड़का चाप। छोटका चाप के भी शीर्ष को मिला दिए, बड़का चाप के भी शीर्ष को मिला दिए, तो ये पूरे वृत्त जो है दो खंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, उसमें से जो छोटा वाला खंड है, देखिए जीवा बांटा है इसको दो खंड में, इस वृत्त को जीवा बांटा है दो खंड में। तो जब जीवा के द्वारा वृत्त दो खंड में बटाता है ना, तो याद रखिएगा उस खंड को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, वहीं बड़ा वाला खंड जो होगा उसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, या फिर सीधे दीर्घ खंड भी कह सकते हैं बड़ा वाला को। लेकिन छोटा वाला खंड जो है उसको हम लघु वृत्त खंड कहते हैं, या फिर लघु खंड कहते हैं, या सीधा वृत्त खंड भी कह सकते हैं छोटका वाले खंड को, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वृत्त के जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है, उसमें से प्रत्येक भाग वृत्त खंड कहलाता है। लेकिन छोटका भाग जो है, देखिए बड़ा वाला खंड जो है उसको हम दीर्घ वृत्त खंड या दीर्घ खंड कहते हैं, छोटा खंड को हम लघु वृत्त खंड या लघु खंड या सीधा वृत्त खंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस चित्र के बारे में। ये चित्र ध्यान से देखिए, इस चित्र में पूरा एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में एक काला वाला जो है, हम केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से होकर एक काला वाला रेखा खींचे हैं जो दोनों साइड परिधि को छू रहा है। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? परिधि बोलेंगे ना, सॉरी परिधि नहीं, इसको व्यास बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि केंद्र से होकर दोनों साइड परिधि को छुएगा उस रेखा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये व्यास जो है इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, व्यास। ठीक है, तो जब वृत्त में व्यास के द्वारा वृत्त को, एक व्यास के द्वारा वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा ना, तो उसमें से प्रत्येक हिस्सा को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त याद रखिएगा, क्योंकि जो व्यास होता है वो पूरे बीच से गुजरता है वृत्त के। ठीक है, बीच से गुजरेगा, इसका मतलब वृत्त दो बराबर खंडों में विभाजित हो जाएगा, बराबर खंड में, इसीलिए दोनों को हम अर्धवृत्त कहते हैं। इसको भी अर्धवृत्त ही कहेंगे और इसको भी अर्धवृत्त ही कहेंगे। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है कि वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे अर्धवृत्त कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इस चित्र के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में क्या है आपका कि एक वृत्त लिए हैं और वृत्त में एक व्यास ऐसे लिए हैं और एक व्यास लंबवत इसके डाले हैं। एक व्यास तो इस डायरेक्शन में है और एक व्यास लंबवत डाले हैं। लंबवत का अर्थ होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, एक व्यास 90 डिग्री पर हम डाले हैं, यानी कि दो लंब व्यास डाले हैं इसमें। ठीक है, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पर जो है कट रहा है। तो पूरे केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब 90, दो लंबवत व्यास इस पे डाले हैं केंद्र पे, तो यहाँ पे चार बराबर भागों में बटेगा 360 डिग्री। तो 90 डिग्री इसके हिस्सा में आएगा, 90 डिग्री इसके हिस्सा में, 90 इसके में, 90 इसके में आ जाएगा। ठीक है, और केंद्र से बात करते हैं, पूरे इतने व्यास हो गया और ये पूरे व्यास हो गया, लेकिन केंद्र से बात करते हैं तो ये त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा, केंद्र से ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या कहलाएगा ना। चलिए, तो ये चार भाग में, चार बराबर भाग में बट रहा है। यहाँ पर जो वृत्त है ये दो लंब व्यास के द्वारा, लंब व्यास डालना है आपको। ऐसा नहीं कि किधरों से व्यास दो डाल दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये चार भागों में नहीं बटेगा, चार बराबर भागों में नहीं बटेगा। ठीक है, चार बराबर भागों में वृत्त को बांटने के लिए आपको दो लंबवत व्यास डालना पड़ेगा, मतलब एक ऐसे यानी व्यास डालना पड़ेगा और एक सीधा इस लंबवत यानी 90 डिग्री पर जो है डालना पड़ेगा, तब जाके ये वृत्त को चार बराबर भागों में बांट पाएगा। इसीलिए इस वृत्त के जो चार बराबर भाग हैं, इसमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसको भी चतुर्थांश कहेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी कि वृत्त के, देखिए चतुर्थांश का परिभाषा लिखे हैं कि वृत्त के दो लंब व्यास के द्वारा वृत्त को चार बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। मतलब उसमें से प्रत्येक खंड को चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब वलय की बात कर लेते हैं। वलय की, देखिए यहाँ पर इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर एगो केंद्र है और एक केंद्र से दो गो वृत्त खींचा गया है। एगो छोटका वृत्त खींचा गया है और एगो बड़का वृत्त खींचा गया है। मतलब एक छोटका त्रिज्या लेकर, कम त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है और एक बड़ा त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो छोटका त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है तो उसको हम बोलेंगे छोटका आर, और बड़ा त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचा गया है उसको बोलेंगे हम लोग बड़का आर। ठीक है, तो जब एक ही केंद्र से दो दो वृत्त खींचा जाएगा, ठीक है, तब उन दोनों वृत्त के परिधि का जो बीच का जो क्षेत्र है ना, उन दोनों वृत्त के परिधि के जो बीच का क्षेत्र है, दोनों के परिधि, ये इस छोटका वृत्त का परिधि है और ये बड़का वृत्त की परिधि है, दोनों परिधि के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया को हम वलय कहते हैं। इसी एरिया को हम वलय कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो संकेंद्रीय वृत्तों के परिधियों के बीच बने भाग को वलय कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्तों के परिधियों के बीच बने भाग को हम
क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। क्लियर है। देखिए कुछ पॉइंट समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव का है। देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। एगो वृत्त ले लीजिए आप, कोई भी साइज का वृत्त ले लीजिए एगो, और उसमें आप एक से अधिक दीजिएगा त्रिज्या, वो सभी त्रिज्या क्या होगा, आपस में एक समान लंबाई की। जैसे कि एक साइकिल जो होता है, साइकिल का पहिया, उस पहिए का 20 गो 50 गो 60 गो जितना भी स्पोक रहता है वो सभी स्पोक आपस में समान लंबाई का होता है ना। तो इसीलिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझिएगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। व्यास बोलेंगे ना, तो इसमें 2 गो त्रिज्या है, मतलब 2 गो आर है, तो एगो आर जो होगा वो व्यास का आधा होगा। यानी कि त्रिज्या जो होता है वृत्त में उसको हम अर्धव्यास भी कह सकते हैं, त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी कह सकते हैं। अच्छा ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका केंद्र, और ये क्या है, तो जीवा है। क्या है, जीवा, चाप के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जीवा, ये सब जीवा है इसका, है ना, ये सब जीवा है, जीवा है सब, है ना। तो इसमें से पूछेगा कि सबसे बड़ी जीवा क्या है। सबसे बड़ी जीवा आपको ये है, जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका यानी वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। और वृत्त के त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं, माने व्यास का आधा, वृत्त की त्रिज्या को व्यास का आधा यानी अर्धव्यास कहते हैं। याद रखिएगा एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक साइकिल है, एक साइकिल में 2 पहिया होता है, और मान लीजिए दोनों पहिया एक रंग है, दोनों पहिया एक समान है, दोनों पहिया जो है ना एक समान है, ठीक है। तो अगर 2 वृत्त एक समान है, यानी कि 2 समान वृत्त है, तो उसका त्रिज्या भी आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब इसका त्रिज्या यानी इसका त्रिज्या दोनों आपस में समान होगा। इसका क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में इसका समान होगा, ठीक है। इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि, ये दोनों परिधि भी आपस में दोनों के समान होगा। मतलब 2 समान वृत्त की, यानी अगर 2 वृत्त समान है आपस में तो उसकी त्रिज्या भी आपस में क्या होगा, समान होगा, उसका क्षेत्रफल भी आपस में समान होगा, उसका परिधि भी आपस में समान होगा, यानी हर चीज़ उसका जो है समान होगा अगर 2 गो वृत्त साइज में बराबर है तब। क्लियर है। चलिए अब इसके फार्मूला पर बात करते हैं। इससे जुड़े हुए जितने सूत्र बनते हैं उन सभी सूत्रों की चर्चा करते हैं। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इस सब का फार्मूला क्या बनता है उस पर चर्चा करते हैं। और अभी से जो है मेन फार्मूला हम देखते हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं इसके सूत्र के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं फार्मूला की ओर। देखिए फार्मूला में हम चलते हैं, तो फार्मूला में आपको सबसे पहले मिलेगा क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप, परिमाप को हम परिधि भी कहते हैं या फिर लंबाई कह सकते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। चलिए तो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वृत्त के जो चारों साइड से परिधि है उस परिधि के बीच का जो एरिया है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कहते हैं बीच चारों साइड से जो परिधि घिरा हुआ है, परिधि से जो बीच में एरिया घिराया है इसी को बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और परिधि का मतलब होता है परिधि की लंबाई, ये जो परिधि है ना चारों बगल से, इसकी लंबाई कितनी है उसका एक सूत्र आता है लंबाई निकालने का, परिधि की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला आता है, ठीक है। चलिए त्रिज्या निकालने के लिए, त्रिज्या की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला आता है, और व्यास निकालने के लिए भी फार्मूला आता है। सब फार्मूला को हम समझते हैं। यहाँ त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल होता है, बड़ा वाला त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा वाला त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वृत्त खंड में क्षेत्रफल आता है, तो सभी का जो है फार्मूला हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका है वृत्त का व्यास क्या होता है। ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का व्यास, इस व्यास के लिए क्या फार्मूला है। तो देखिए जब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना। व्यास के अंदर जो है 2 गो त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो 2 गो आर के बराबर होता है, यानी कि 2 गुने आर, यानी कि 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। जो व्यास आपका डी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है डी, उसी का अगर हम आधा कर देते हैं तो हो गया वो त्रिज्या, ठीक है। यानी d/2 जो है आपका वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है। उसके बाद वृत्त की परिधि जो कि होता है 2πr। अगर वृत्त की परिधि की लंबाई आपको निकालना है कि भाई इस वृत्त को बनाने के लिए कितना परिधि लगा है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा सूत्र 2πr। अब ये 2, अब पाई जो है ना, पाई
पाई वैसे एक अपरिमेय संख्या है। आप संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्षेत्रमिति के अंदर पाई को हम यूज करते हैं सवालों को हल करने के लिए। पाई का मान लेते हैं 22/7। पाई का मान क्या लेते हैं? 22/7। या फिर विशेष स्थिति में हम पाई का मान यूज करते हैं पाई बराबर 3.14। ठीक है, वैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको वृत्त की परिधि निकालने के लिए यही सूत्र यूज करना पड़ेगा, 2πr। r क्या है? हमारा त्रिज्या है। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, r हमारा त्रिज्या है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों आपस में गुना में है। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्धवृत्त। देखिए, अर्धवृत्त की बात करते हैं, वृत्त का तो बात हो गया, अब अर्धवृत्त की बात करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी का आधा कर देंगे ना तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का पूरा आधा होता है अर्धवृत्त। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसी में 1/2 लगा दिए, 1/2 को हम आधा बोलते हैं, तो 1/2 लगा दिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एक और फार्मूला है अर्धवृत्त की परिधि। देखिए, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है। इसका आधा करेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि नहीं निकलेगा। आपको लगता होगा कि 2πr कर देंगे, उसका बट्टा 2 कर देंगे, जैसे क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर है तो उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वैसे परिधि में आप 2πr का आधा कर दीजिएगा तो पाई आर जो आएगा ये इसका परिधि अर्धवृत्त का परिधि होगा? नहीं, अर्धवृत्त का परिधि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक वृत्त है। ठीक है, तो परिधि निकालिएगा, चारों साइड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप केवल अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं, आधा वृत्त का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ई वाला भाग जो है मिटाना पड़ेगा। अगर ये पूरा 20 है तो आपको 10 मिटाना पड़ेगा, तो बचेगा 10। ठीक है, लेकिन ये हिस्सा जो है ये बढ़ गया है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा तो बढ़ गया है अर्धवृत्त में, ये हिस्सा तो बढ़ गया है ना। ये हिस्सा नहीं रहता तो ये 10 निकल जाता, लेकिन 10 मिटाने पर, लेकिन ये आपका ये हिस्सा जो है बढ़ गया है। ये हिस्सा क्या है? तो ये है आर, यानी कि व्यास है, यानी 2 गो त्रिज्या है ये वाला हिस्सा। ठीक है, 2 गो त्रिज्या जो है आपका बढ़ जाता है, यानी प्लस हो जाएगा 2 गो आर अर्धवृत्त की परिधि में। अर्धवृत्त की परिधि बड़ा सिंपल है, वृत्त की जो परिधि है वही लगाइए 2πr। ठीक है, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो बचेगा पाई आर। ठीक है, अब उसमें आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा 2 गो त्रिज्या। 2 गो त्रिज्या जो है बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। ये वाला है पूरा वृत्त, लेकिन इसको मिटाइएगा तो ये वाला बढ़ जाएगा ना, इसीलिए 2r जो है बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम दोनों में से r कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा पाई प्लस 2, यानी कि r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। चाहे आप बोल सकते हैं पाई r प्लस 2r, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, एग्जाम में पूछा भी है ये क्वेश्चन 1 नंबर में। फार्मूला आपको 1 नंबर में फिक्स है कि इसमें से एगो लिख लीजिए, कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का 1/4। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 चतुर्थांश होता है, तो उसको 4 से भाग दे दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, तो 1/4 कर देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप बताए थे ना आपको कि वृत्त की जो परिधि है, परिधि के ही टुकड़ा को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो उसमें से 2 गो चाप होता है, एक छोटा चाप, एक बड़ा चाप। तो छोटा चाप को हम कहते हैं लघु चाप, या फिर सीधे उसको चाप की लंबाई कह सकते हैं। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है θ/180 डिग्री पाई आर, θ/180 डिग्री पाई आर। अब ये थीटा क्या है भाई? तो थीटा कोण होता है, बोले है ना कि केंद्र पर कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, तो उसी कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा कहते हैं। θ/180 डिग्री पाई आर, ये किसका फॉर्मूला है? तो चाप की लंबाई निकालने के लिए, लघु चाप की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, दीर्घ चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर इंटू 2 माइनस θ/180 डिग्री। देखिए, पाई आर इंटू 2 माइनस θ/180 डिग्री। थीटा इसको पढ़ेंगे, इसको 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, ये दीर्घ चाप की लंबाई है। अब बात करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड देखिए, ये 2 गो त्रिज्याखंड है, छोटका बड़का। तो छोटका वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा ना, तब आपको लगाना है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर।
अब वहीं पे बड़ा वाला त्रिज्या खंड का अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये दीर्घ त्रिज्या खंड बड़ा वाला खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वृत्तखंड या सीधे लघु वृत्तखंड कहिए, लघु वृत्तखंड या सीधे वृत्तखंड कहिए। ठीक है, या इसी को लघु खंड भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई भी खंड आपसे पूछ दे तो आपको लगाना है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा तो आपको लगाना है फार्मूला थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अब वहीं पे दीर्घ वृत्तखंड का, ये तो लघु खंड के लिए हो गया। अब दीर्घ बड़का वाला खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वाला का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो जो होगा वो आराम से बड़का वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें से हम कम कर देंगे किसका क्षेत्रफल, तो छोटका वाला खंड का क्षेत्रफल। छोटका वाला खंड बोले तो लघु खंड, और लघु खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, थीटा बट्टा 360 डिग्री, वही लिखे हैं पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वाले खंड का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो आराम से जो है बड़का वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है। यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस कह सकते हैं लघु खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। और एक सूत्र है वलय का क्षेत्रफल, ये जो वलय बना है ना वलय, इसका क्षेत्रफल क्या है तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। इसमें दो गो त्रिज्या है, क्योंकि दो गो परिधि मतलब एक ही केंद्र से डबल डबल वृत्त खींचा गया है ना, इसीलिए डबल डबल त्रिज्या भी होगा, वो छोटका त्रिज्या वो बड़का त्रिज्या। तो इसीलिए वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो आपका सारा फार्मूला जो है ना क्लियर हो गया। इतना फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है, समझाया भी है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो काला वाला बटन दिखेगा आपको, उसको टिपना है सब्सक्राइब के लिए। लाल वाला बटन सिस्टम वो हट गया है। अगर कर दिए सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं है, दूसरों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को। तो आप मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।